उन्होंने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ सार्थक कहानी प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित करने वाली एक रचना जिसका शीर्षक है आत्मबल, और इस कहानी की लेखिका हैं सुमन सिंह जी। शाम के 7 बज रहे थे। रात अपना आंचल फैलाने लगी थी। पक्षियों का कलरव भी शांत हो चला था। वसुंधरा राशन का सामान हाथ में लिए तेजी से सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। सीढ़ी के चौताल से ही उसने देखा दरवाजा खुला था। मन ही मन सोचा, कौन आया होगा। देखा तो निरुत्तम जी बैठे थे। बैठे बैठे ही हंसते हुए उन्होंने वसुंधरा को नमस्कार किया। वो दरवाजे पर ही खड़ी रही और रूखे स्वर में उनसे जाने को कहा। प्लीज, मुझे काम है, आप जाएं, कल डिपार्टमेंट में बात हो जाएगी। निरुत्तम जी के जाने के बाद उसने पीहू अपनी 14 वर्षीय बेटी को हिदायत दी कि जब वो घर पर ना हो किसी को अंदर ना बुलाए। निरुत्तम जी का इस तरह आना उसे परेशान कर रहा था। उसने तय किया कि अब उसे कुछ ना कुछ उनका उपाय करना ही पड़ेगा। गोरी लंबी 38 वर्षीय वसुंधरा बहुत ही खूबसूरत और पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की बहुत ही काबिल प्रोफेसर थी। उसके पति का किसी और स्त्री से संबंध हो गया था और उसने उससे तलाक की मांग कर दी। वसुंधरा ने शादी बचाने की बहुत कोशिश की। हार कर उसने तलाक के कागज़ों पर अपने दस्तखत कर ही दिए और 6 साल की बेटी पीहू को लेकर वो पटना चली आई। डिपार्टमेंट के पास वाले प्रोफेसर फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उसका मायका पटना ही था, इसी शहर में वो पली बड़ी थी। उसका भाई भी इसी शहर में रहता था। स्कूल कॉलेज के कई दोस्त भी थे। शहर भी पहचाना था। अकेले भी उसका यहाँ गुजारा हो जाएगा, यह सोचकर वो दिल्ली से यहाँ चली आई थी। निरुत्तम जी उसी डिपार्टमेंट के उससे सीनियर प्रोफेसर थे। पहली नज़र से ही वो उनसे असहज महसूस करने लगी थी, परंतु कुछ कह नहीं पा रही थी। कभी मदद के बहाने, कभी डिस्कशन के बहाने वो उसके नज़दीक आ जाते। हिमाकत बढ़ने लगी। कभी बदन छूते, कई बार धीरे से कुछ अश्लील बात कह देते। और अब तो घर पहुंच गए। भय से वो सिहर गई। सुबह 8 बजे वो हेड के केबिन में चली आई। उस वक्त पूरा डिपार्टमेंट खाली रहता था। केवल हेड और चपरासी ही आए रहते थे। उसने हेड को शुरू से कल तक की सारी बात बताई। निरुत्तम जी को समझाने और उन पर कार्रवाई करने को कहा, परंतु हेड ने यह कहकर सीधे इनकार कर दिया कि उनका और निरुत्तम जी का वैसे ही हेड के पोस्ट के लिए ठनाठनी चल रही है। अगर इस संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा तो वो कहेंगे कि वे उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वसुंधरा ने भी ठान ही लिया था। वो प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर पहुंच गई। उन्होंने भी मदद से इनकार कर दिया। उल्टे उसी से शांत रहने को कहा, वरना कॉलेज की बदनामी होगी। निराश वहाँ से निकलकर बरामदे पर खड़ी मैदान की ओर देखते हुए वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। हेड और प्रिंसिपल से उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तभी उसकी नज़र राहुल पर पड़ी। राहुल स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। छात्राओं के साथ बदसलूकी करने वाले एक प्रोफेसर को पिछले महीने ही उसने कॉलेज से निष्कासित करवा दिया था। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। वसुंधरा ने देर रात तक अपने घर पर उसे पढ़ाया, नोट्स लिखवाया, जिससे वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था। वो उसका कृतज्ञ था। वो उसकी मदद से इनकार नहीं कर सकता। यह सोचकर उसने उसे अकेले ट्यूटोरियल रूम में बुलाया, उसे सारी बात बताई और मदद मांगी। हेड और प्रिंसिपल की बात भी बताई। उसका चेहरा अपमान और शर्म से लाल हो गया था। राहुल ने सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर कहा, वो सब तो ठीक है मैम, पर इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर फाइनल परीक्षा में मुझे फेल कर सकते हैं।
गुस्से से वसुंधरा ने उसका कॉलर पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ते हुए कहा, तुम सब मर्द एक जैसे हो, केवल बड़ी बड़ी बातें करते हो। राहुल ने वैसे ही शांत खड़े हुए ही सवाल किया, आप मुझसे क्या चाहती हैं? वसुंधरा ने चीखते हुए कहा, उन्हें धमकाओ, मारो, ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दें। यह तो आप भी कर सकती मैम, उसने उसकी ओर देखते हुए आगे कहा। अभी मारा ना मुझे थप्पड़, अपना आत्मबल जगाइए मैम। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, बाकी सभी मदद करते हैं, आपकी मदद भी हर कोई करेगा। आपकी बार वो कोई भी बदतमीजी करे, आप इसी तरह का जोरदार तमाचा मारिए, शोर कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अभी से आपके आसपास कोई ना कोई स्टूडेंट मदद के लिए तैयार रहेगा। डिपार्टमेंट में लौटकर इन्हीं सारी बातों पर विचार करते हुए वो पानी पी रही थी। कमरे में कोई नहीं था। तभी निरुत्तम जी चले आए। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए साड़ी के बगल से उसकी कमर को पकड़ लिया। कुटिल हंसी के साथ कहा, और मैम, शाम का क्या प्लान है? वसुंधरा के हाथ का ग्लास छूटकर आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। उसने एक जोर का तमाचा निरुत्तम जी के गाल पर जड़ दिया, झपट कर उनका कॉलर पकड़ लिया। गुस्से में चीखती हुई बोली, बताएं बताएं क्या कर रहे हैं शाम में? तभी 2 छात्र और 1 छात्रा कमरे में चले आए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ, सर ने कुछ किया क्या मैम? निरुत्तम जी ने विद्यार्थियों को देखा, फिर एक नज़र उस पर डाली और वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। उनके जाने के बाद वसुंधरा ने विद्यार्थियों को इशारे से जाने को कहा। अपमान की ज्वाला में जलते हुए निरुत्तम जी सीधे हेड के चेंबर में पहुंचे। थप्पड़ मारने वाली घटना को तोड़ मरोड़ कर सुनाया और वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। हेड ने कहा, पूरा डिपार्टमेंट आपकी करतूत जानता है, आप चुप रहिए, इसी में भलाई है। गुस्से में वो प्रिंसिपल के पास पहुंचे। उन्हें भी झूठ सच मिलाकर थप्पड़ मारने की बात बताकर कार्रवाई करने को कहा। प्रिंसिपल ने भी उन्हें सुधर जाने की नसीहत दी और याद दिलाया कि पिछले महीने ही एक प्रोफेसर ऐसे ही मामले में कॉलेज से निष्कासित किए गए हैं। वहाँ से बेइज्जत होकर निकले तो सामने राहुल दिखाई दिया। उसको आवाज़ दी और उसे भी मिर्च मसाला लगाकर थप्पड़ वाली बात सुनाई और वसुंधरा को सबक सिखाने को कहा। राहुल ने धमकाते हुए कहा, मैम के आसपास भी नज़र आए आप तो कॉलेज तो छोड़िए सर, आपका शहर छुड़वा देंगे हम। आपकी भी बीवी और बेटी है, याद रखिएगा। निरुत्तम जी ने चुप रहने और वसुंधरा से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझी। इस घटना के बाद वसुंधरा को कभी परेशानी नहीं हुई। उसने अपने अंदर जगे अपने आत्मबल की आग को हमेशा जगाए रखा। उसे समझ आ गई थी, जो सबल है संसार उसी की सहायता करता है। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे लेखिका सुमन सिंह जी की लिखी रचना आत्मबल। मैं हूँ किश्वर अंजुम, यह है चैनल कथा कस्तूरी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।